नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ इस वक्त एलनाबाद से पूर्व विधायक कहूँगा अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव, और इन दिनों बेड रेस्ट पे हैं। पहले तो हम बेड रेस्ट पे होने की जो है वजह जानेंगे, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे जो लोग हैं कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दो फोटो है कल जो एलनाबाद के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली उसको लेकर के जो वायरल हुई। अभय सिंह जी, किस तरह से बेड रेस्ट पे आप हैं? कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह हुई बेड रेस्ट पे रहने की? मेरे काफ़ी दिनों से बैक में प्रॉब्लम थी जी और बीच बीच में 2-3 दफ़ा इस तरह से कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। अब मैं जब ये बड़ा पेन, तो फिर मैंने जा कर के डॉक्टरों से सलाह ली, पता किया तो मेरी जो बैक मसल है उसमें टियर है, उसकी वजह से डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। और मुझे उम्मीद है कि मैं अगले 10 दिन में, हफ्ते में दोबारा से बिल्कुल फिट हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। लेकिन क्योंकि अब 25 तारीख को चौधरी साहब की जयंती है, जिसको हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, अब की बार हम इसको जींद में मनाने जा रहे हैं। मैं एक्चुअल में दिल्ली था और फिर मैंने जब डॉक्टरों ने मुझे एडवाइस दी कि मुझे अब लगातार 4 से 6 वीक बेड पे रह करके आराम करना पड़ेगा, तो फिर मैंने फैसला लिया कि मैं सरसा जाऊंगा। और सरसा जा कर के फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, यहाँ के जो पार्टी के जिन लोगों को जिम्मेवारियाँ दी हुई है, जिन लोगों को हमने कोई जिला का अध्यक्ष बनाया है, कोई हल्का का अध्यक्ष है, कोई जोन के अध्यक्ष है, कोई दूसरे और सीनियर साथी है, उन सब से यहीं बैठ कर के मिल कर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जा सकें, इसकी जिम्मेवारी उनकी लगाऊंगा। मैंने अब तक 4 जिलों के कार्यकर्ताओं को यहीं घर में बुला करके बात करी है। डबाड़ी बचा है, डबाड़ी की जिम्मेवारी भी आज मैं बुला रखे हैं दोपहर बाद, आज उनकी जिम्मेवारी भी लगाऊंगा। बाकी मैं लगातार पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे जोन इंचार्ज जो हमने बनाए नए, जो एक विधानसभा क्षेत्र में 10 है, कहीं 12 है, कहीं 15 है, उन सब से लगातार टेलीफोन पर संपर्क में हूँ। मैंने अब तक 12 जिलों के कार्यकर्ताओं की, 12 जिलों के पदाधिकारियों को टेलीफोन के ऊपर संपर्क किया है। सबका बहुत अच्छा रिस्पांस है। मुझे लगता है कि इस सम्मान दिवस के ऊपर लाखों की संख्या में लोग चौधरी देवीलाल के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे और जहाँ लाखों लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, उस दिन इस बात का भी आगाज़ करेंगे कि हरियाणा में अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है आने वाले समय में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, सत्ता की तरफ अग्रसर होगी, सत्ता पे काबिज होगी, अपनी सरकार बनाएंगे। आज जो हमारे अपने आप को जो बड़े ताकतवर समझते थे, जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं, आज उनका तो दिवालिया पिट चुका है। आज ऐसी हालत है कि वो बेचारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं जा सकते, अपने घर में भी जाए तो भी उनको छुप करके जाना पड़ता है। आज चीफ मिनिस्टर अपने हल्के में नहीं जा सकता, आज कोई मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी गांव में जा करके कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता, गांव नहीं, कोई शहर और कस्बों में भी नहीं जा सकते। किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी लोग उनका जो है विरोध करते हैं। लोगों ने उनका एक तरह से सोशल बाइकाट किया हुआ है। कांग्रेस में बड़ी फूट है, कांग्रेस में कई ग्रुप है, तो कोई भी आदमी जब कांग्रेस की तरफ जाने की सोचता है तो उसको उससे पहले ये सोचना पड़ता है कि मैं किसके साथ जाऊंगा, मुझे कैसे सम्मान मिलेगा। आज तो अगर किसी एक ग्रुप के साथ को जाकर के ज्वाइन कर लेता है तो अगले दिन ही उसको बहुत से लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, बहुत से लोग उनको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। आज कांग्रेस में वही लोग जा रहे हैं जिन लोगों को कहीं कोई जगह नहीं मिल रही, जिन लोगों को हम भी इग्नोर करते हैं, जिनको हम भी कहीं दूर रखना चाहते हैं कि ऐसे लोग अगर पार्टी में आएंगे तो पार्टी का नुकसान होगा। इसलिए आज कोई छोटी मोटी खबर जो छपती है कि आज कांग्रेस में फलां ज्वाइन कर रहा है, फलां ज्वाइन कर रहा है, उन लोगों की बैकग्राउंड आप देखो कैसी रही है, उन लोगों की हालत कैसी रही है।
इसलिए आज जो है हर आदमी की एक सोच बनी हुई है कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी है जिस पार्टी में आपको सम्मान मिलेगा, और केवल सम्मान नहीं, आज लोगों का एक भरोसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही प्रदेश के लोगों के लिए लड़ सकती है, और प्रदेश के लोगों की जो अनदेखी आज हो रही है उसको अगर कहीं सम्मान मिल सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में मिल सकता है। आपने कहा कि जिन लोगों को कहीं जगह नहीं मिलती कांग्रेस में जाते हैं, आज भी कुछ लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है, और एलनाबाद हलके के पवन बेनीवाल है, उन्होंने भी पिछले दिनों किसानों के समर्थन में पार्टी छोड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी, और आज कांग्रेस में चले गए हैं, कुमारी शैलजा के नेतृत्व में ज्वाइन की है। क्या लगता है, क्योंकि एलनाबाद में आपने इस्तीफ़ा दिया था किसानों के समर्थन में, आगे चुनाव भी होना है, चुनाव को लेकर के भी कांग्रेस से, क्योंकि पहले भरत सिंह बेनीवाल ने चुनाव लड़ा और पवन बेनीवाल है वो भी कांग्रेस में चले गए हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं ऐसे लोगों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप पे जिस तरह का आपने सवाल किया है, मुझे लगता है कि मुझे इस पे आंसर करने की ज़रूरत नहीं। एलनाबाद के लोगों ने इस चीज़ का माकूल जवाब दे रखा है, आगे भी जवाब मिल जाएगा। जी, धन्यवाद। तो सब एक जो 25 सितंबर को जो रैली है, हर साल जैसे दूसरे राज्यों से भी मेहमान आते हैं जो सबको यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए, तो इस बार भी कोई आपको जो है निमंत्रण दिया है, कोई और बड़े नेता भी इस रैली में पहुँचेंगे जींद में? काफ़ी लोगों से चौटाला साहब का संपर्क हुआ है जी, और चौटाला साहब ने बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया भी है जी। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो लोग कांग्रेस से और बीजेपी से जो दूरी बना करके रखते हैं वो आएंगे, और तीसरे फ्रंट का, तीसरे मोर्चे का आगाज़ 25 सितंबर को होगा। हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री बदले हैं, और सोशल मीडिया भी कई चीज़ों को लेकर के वार चल रहा है कि हरियाणा को लेकर के भी, क्या लगता है 6 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल लेना, और अब भी क्योंकि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका राज्य, वहाँ के मुख्यमंत्री को बदला गया, हालांकि निकट भविष्य में वहाँ भी चुनाव है, कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के ये फेरबदल किया जा रहा है, और कोई या बड़ी वजह कोई और मानते हैं? तो इनकी अपनी पार्टी के फैसले हैं जी, इसमें हमारा कोई दखल नहीं, थोड़ा ही है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री को बदल भी दिया जाएगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग बीजेपी को नफ़रत की दृष्टि से देखते हैं। ये कृषि के 3 जो काले कानून बनाए, आज ऐसी हालत है कि हर व्यक्ति जो खेती करने वाला है, चाहे वो किसी जाति विशेष वर्ग का है, जो किसान है, वो बीजेपी को नफ़रत की दृष्टि से देखता है। चेहरे बदलने से कोई पार्टी में जान नहीं आएगी। ये तो 3 कृषि के काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक इसी तरह के विरोध का सामना इनको हर हालत में, इस विरोध को इनको सहन करना पड़ेगा। हाल ही में जो सरकार ने जो कई 11 फसलों पे एमएसपी जो है बढ़ाया है, जो है बोनस दिया है, हालांकि कई अलग अलग जो पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से जो है बोनस जो है नहीं बढ़ाया गया। गेहूं पे 40 रुपये, और कुछ एक ने तो ऐसा भी कहा है कि जिस दर से पेट्रोल और डीजल बढ़ा है उस रेट से है गेहूं को बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है, जो समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, हालांकि सरकार कह रही है कि हमने ये जो है किसानों के हक में हम लगातार फैसले कर रहे हैं। अब आप कहते हो कि इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, एक खबर मैंने भी पढ़ी थी, गेहूँ का 40 रुपये क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया है, सरसों का 400 रुपये बढ़ाया। आज मार्केट जो रेट है सरसों का, उसके ऊपर एमएसपी बढ़ानी चाहिए थी। आज तो 400 छोड़ 1000 रुपया भी बढ़ा देते तो भी कम है, क्योंकि सरसों बाज़ार में ज़्यादा महंगी बिक रही है। और यहाँ जब सरसों मंदे में थी तब सरकार खरीद नहीं रही थी। आज ये कहीं ये कहते हैं कि हमने 400 रुपये बढ़ा दिया, ये तो केवल लोगों के सामने अपना पक्ष रखने की बात करते हैं। ये किसान के अगर हितैषी होते तो फिर ये कृषि के 3 काले कानून नहीं बनाते। एमएसपी बढ़ाने से किसान को फ़ायदा नहीं होगा, एमएसपी पे खरीद करने से किसान को फ़ायदा होगा। जिन फसलों के रेट आज बाज़ार में ज़्यादा है उनके ऊपर अगर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये एमएसपी बढ़ाते हैं तो उससे
कोई किसान को फ़ायदा नहीं होने वाला। एमएसपी बढ़ाओ मार्केट के रेट के हिसाब से कि आज मार्केट में क्या रेट है। आज डीजल और पेट्रोल के जो दाम है, जो उन पे वैट लगा हुआ है, जिस तरह से उन पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के टैक्स लगे हुए हैं, उनको कम करो। डीजल पेट्रोल के रेट को, डीजल पेट्रोल को भी आप जीएसटी में लेकर के जाओ। सिर्फ जीएसटी का जो टैक्स बनता है वो टैक्स उनसे वसूल करो, ताकि किसान को उससे राहत मिले। किसान को भी नहीं, आम आदमी को जिससे राहत मिले। जो पार्टियों के लोग दूसरे इसके ऊपर अपने बयान देते हैं, उनको पहले अपने गिरेबान में ज़रूर झांक करके देखना चाहिए। उन्होंने लंबे समय तक देश में राज किया है। उनके राज के अंदर भी महंगाई बढ़ी थी, उनके राज में भी कोई महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं था। जब तक कंट्रोल नहीं होगा किसी चीज़ का, तब तक आम आदमी परेशान होगा, आम आदमी दुखी होगा। अब ये कह के विरोध करना कि इस चीज़ का रेट कम है, इस चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, इस चीज़ का रेट कम दिया गया है, ये दोनों लोग ही, दोनों पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार है, इस देश को कमज़ोर करने के लिए। इन दोनों पार्टियों ने जब जब सत्ता में ये रही, इन्होंने देश को कमज़ोर किया है। इस मानसून सत्र में विपक्ष की ओर से पेपर लीक को लेकर के मामला उठाया गया। हालांकि सरकार ने कई तरह के जवाब दिए कि हम जो है उसको ठीक कर रहे हैं। 28 पेपर जो लीक हुए हैं, आप भी राज्यपाल से मिल के आए, पार्टी ने भी प्रदर्शन किया जिला लेवल पे। इस पेपर लीक को लेकर के आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्योंकि पेपर कांस्टेबल का पेपर हुआ, उससे पहले ग्राम सचिव का पेपर हुआ, 8-8 लाख आवेदन आते हैं। स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाते हैं, लेकिन 1 घंटे पहले पेपर है वो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पे। और जो बताया गया है कि 1 करोड़ रुपए में पेपर बिका, 6-6 लाख रुपए में, और जो है काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं। इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं आप स्टाफ सिलेक्शन को लेकर? 28 बार पेपर लीक हुआ है जी, एक बार नहीं। इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार जो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री इसलिए जिम्मेवार है कि जिसको चेयरमैन बनाया जाता है किसी भी आयोग का, बोर्ड का, वो मुख्यमंत्री की मनपसंद होती है। और अगर वो चेयरमैन, जिसको सिर्फ 3 लोगों को पता होता है, कोई भी बोर्ड का, कोई भी आयोग का जो पेपर तैयार किया जाता है, उसमें 3 लोग होते हैं। एक चेयरमैन होता है, उसके साथ साथ उस बोर्ड का जो सेक्रेटरी, चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे कोई एचसीएस अफसर हो, वो होता है, और एक कॉन्फिडेंशियल कंट्रोलर होता है। ये 3 लोग होते हैं जो कहाँ पेपर छपवाने, पेपर में कौन से क्वेश्चन आंसर आएंगे, और आएंगे, ये सब चीज़ें उनको पता होती है कि कहाँ छप करके आएगा। अगर पेपर लीक हो रहा है तो इन 3 लोगों में से कोई एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जानकारी दे रहा है, इसलिए लोग उस तक पहुंचते हैं। और उनको बनाने वाला कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है, चीफ मिनिस्टर है। तो इसका मतलब जब पेपर लीक हुआ फर्स्ट टाइम, और उस पेपर लीक के अंदर केवल उन लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया कि जिन्होंने ला करके उसको लीक किया, या ABCD कोई भी 4 आदमियों के खिलाफ FIR लॉन्च कर दी और ये कहा कि देखो हमने इन लोगों को पकड़ लिया। पुरानी कहावत है, सांप को मारने से नहीं, सांप की माँ को मारने से जहर खत्म होगा। तो जो जिम्मेवार है आप उसको सस्पेंड करो, आप उसके खिलाफ FIR लॉन्च करो, आप उसको पकड़ो, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजो, ताकि उस डिपार्टमेंट में लोगों में भय पैदा हो जाए, डर पैदा हो। उनको तो डर ही नहीं है, उनको तो पता है इस चीज़ का कि तुम्हें तो पैसे मिलने हैं। दूसरा, इन्होंने पेपर लीक को भी एक बड़ा पैसे कमाने का साधन बना लिया। अब एक एग्ज़ाम कोई भी होता है, उसके लिए 8-8, 10-10 लाख लोग आवेदन करते हैं। 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक आवेदन फीस है, और वो पैसा बोर्ड के खाते में नहीं जा रहा, आवेदन वाला है। उसके लिए इन्होंने प्राइवेट कंपनी है, कोई गुजरात की है जिन्होंने पंजाब के एड्रेस दे रखे हैं, किसी ने हरियाणा के एड्रेस दे रखे हैं, लोग गुजरात के हैं, सरकार के नज़दीकी लोग हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर के नज़दीक हैं, चाहे वो किसी भी RSS के व्यक्ति के नज़दीक हैं। उन एजेंसियों को इन्होंने ये सारे काम बांट के दे रखे हैं। जब लीक हो जाता है तो उनका वो सारा का सारा पैसा जो है डंप हो जाता है। नए सिरे से फिर लोग आवेदन करते हैं, नए सिरे से जो आवेदन करेगा फिर उसके पैसे खाएंगे। ये सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला है। इसके लिए केवल पेपर लीक जो हुआ है उसकी बात नहीं,
उन जिन लोगों ने पैसा दिया है उसके फार्म भरे, उनके पैसे ब्याज के समेत वापस होने चाहिए। उनके पैसे खाने का एक साधन इन्होंने हरियाणा के बच्चों को बर्बाद करने का एक साधन बनाया है कि कैसे लूट मचाई जाए। ये लूटने का तरीका है पेपर लीक कराना जो है। और जहाँ पेपर लीक में जो लोग दोषी हैं, अब आप कहते हो कि पेपर लीक को लेकर के कांग्रेस ने बहुत शोर मचाया। कांग्रेस ये बताए कि कांग्रेस ने कौन सा अर्जेंट मोशन दिया पेपर लीक को लेकर के, कौन सा कॉलिंग अटेंशन दिया, कौन सी उसके ऊपर चर्चा करी, कौन सी डिमांड करी उन्होंने। केवल खड़े होकर के 2 मिनट शोर मचा करके वॉकआउट करके आप बाहर चले जाते हो, तो इसका मतलब आप सरकार को बचा रहे हो, आप सरकार को घेर नहीं रहे। अगर आपने सरकार को सही मायने में घेरना था तो फिर आप अर्जेंट मोशन लेकर के आते। आप कहते इसके ऊपर चर्चा हो खुल करके, इसके लिए टाइम फिक्स हो बाकायदा तौर पे, आप तथ्यों के साथ जाते, आप दिखाते, बताते। इनके पास कोई तथ्य तो था ही नहीं। ये तो मैं जब पहले दिन महामहिम से मिल कर के आया गवर्नर के पास, जब हम लोगों ने जा कर के इस चीज़ की कंप्लेंट करी, तो कांग्रेस ने सोचा कि तुम पीछे रह गए, अब तुम्हें कुछ ना कुछ इस पर करना चाहिए। अगर कांग्रेस इतनी सीरियस थी इन सब इश्यूज़ के ऊपर, तो कांग्रेस ने शराब घोटाले का जिक्र क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने रजिस्ट्री घोटाले की चर्चा क्यों नहीं करी? कांग्रेस ने जो मेडिसिन में जो घोटाला हुआ है दवाइयों की खरीद में, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करी? जो सरसों का घोटाला हुआ था जिसमें 3-4 सेक्रेटरी सस्पेंड हुए थे, उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा हुई? उसके बारे में क्यों नहीं पूछा? 9-10 घोटाले हुए हैं अब तक, कांग्रेस ने उनके ऊपर कहीं चर्चा करी किसी बात पे? अगर विपक्ष सीरियस होता तो फिर सरकार को मजबूर कर लेता। यहाँ तो विपक्ष जो है पूर्ण रूप से सरकार के साथ मिला हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी की कठपुतली है। जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है हुड्डा उसी चीज़ को मानता है, हुड्डा उसी चीज़ को उसी ढंग से आगे बढ़ाता है। आज आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग परेशान हैं, लेकिन कांग्रेस चुप है। कांग्रेस का कहीं कोई दिख रहा है आपको? कांग्रेस तो लोगों में अब ये दिखाना चाहती है कि हमारी जो फूट है वो कम हो रही है। कहीं इसलिए छोटे मोटे 10-10 लोग इकट्ठे होकर के जा कर के मेमोरेंडम देने का काम करते हैं। इससे लोगों का विश्वास नहीं बढ़ेगा, इससे लोगों का विश्वास घटेगा। जब तक विपक्ष अपनी भूमिका सही नहीं निभाएगा, लोगों का विश्वास नहीं बढ़ सकता। अंतिम सवाल, आपने 27 जनवरी को इस्तीफ़ा दिया और वैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से 6 महीने में चुनाव करवाना होता है, टाला गया चुनाव और अब फिर टाला गया है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? बार बार जो है चुनाव है एलनाबाद का टाल रहे हैं। सरकार डरी हुई है और कांग्रेस उससे ज़्यादा डरी हुई है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कांग्रेस अपने आप को विपक्ष कहता है तो कांग्रेस की तरफ से किसी एक लीडर का, विपक्ष के नेता का, इनके अध्यक्ष का या इनके महासचिव का, किसी का एक दिन ये बयान आपने पढ़ा है कि सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है? सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि 6 महीने में चुनाव हो। हमारे यहाँ बहाना लिया जाता है कोरोना का। हरियाणा तो कोरोना मुक्त है आज की डेट में। सरसा जिला में तो एक भी केस नहीं है कोरोना का, यहाँ तो बिल्कुल ख़त्म है। अगर कोई नगर पालिका का चुनाव कराया जा सकता है, अगर 11 बजे तक मॉल खुले रह सकते हैं, दुकानें खुल सकती है, तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो सकता? अगर बस में सीटें खचाखच भरी हुई है तो फिर चुनाव में क्या दिक्कत है? लेकिन चुनाव इसलिए नहीं करा रहे कि चुनाव जब कराएंगे तो फिर कांग्रेस भी और बीजेपी जमानत नहीं बचा पाएगी। इलाहाबाद के हल्के के लोग जो हैं उनका एक फ़ैसला है। मैंने जब रिज़ाइन किया था, मैं बाकायदा लोगों के पास गया था चल कर के। मैंने लोगों से बात करी थी कि आज कृषि के जो 3 काले कानून बने हैं, अगर इन कानूनों को आप वापस करना चाहते हो, अगर इस किसान आंदोलन को ताकत देना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये कानून ख़त्म हो, तो फिर हमें कोई मजबूत फ़ैसला लेना होगा। और मैंने उनके सामने खुल करके बात कही कि भी मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है, और चौधरी देवीलाल जो है 1 मिनट में बड़ा फ़ैसला लेते थे और अपने फ़ैसले पे तब तक अडिग रहते थे जब तक न्याय नहीं हो जाता था उस चीज़ के लिए।
मैंने उनको याद कराया था कि राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ चौधरी देवीलाल ने रिजाइन किया था जी। और उसका नतीजा ये निकला कि सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। अगर आप चाहते हो कि सरकार सत्ता से बाहर जाए, ये कृषि के तीनों काले कानून खत्म हो और ये किसान आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो, किसान सम्मान और इज्जत के साथ अपने घर की वापसी करे, तो फिर इलाहाबाद के लोगों को बड़ा फैसला लेना होगा। और लोगों ने ही मुझे ये बात आगे से चल कर के कही कि आप जो भी फैसला करोगे हम आपके साथ रहेंगे। तो इलाहाबाद के लोग जो है वो बहुत ताकतवर हैं, वो एक फ़ैसला ले चुके हैं कि हम सत्ता में बैठे लोगों को और जो अपने आप को विपक्ष कहते हैं, जो कठपुतली है भाजपा की, उनको सबक सिखाएंगे। इसलिए ना तो कांग्रेस इस बात की डिमांड करती कि चुनाव हो और ना ही सत्ता पक्ष चाहता चुनाव हो, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन आप देखना किस तरह से इन लोगों के तंबू खड़ेंगे। करनाल लाठीचार्ज को किस नज़र से देखते हैं? सरकार ने कहा था मांगे नहीं मानेंगे, लघु सचिवालय का घेराव हुआ और उसके बाद जो है मांगे मान ली और जो है धरना है वो समाप्त हुआ। लेकिन बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर एक ही दिन में किसानों पर 4 बार लाठीचार्ज करना और एक किसान की मौत भी हुई, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? सरकार ने डराने की कोशिश करी थी जी। लेकिन किसान डरने वाला नहीं है। किसान पहले किसी को छेड़ता नहीं और फिर कोई किसान को अगर छेड़े तो उसको छोड़ता नहीं। उसी का नतीजा करनाल लाठीचार्ज है। किसानों पे बिना कुछ किसानों की कोई उन्होंने विरोध नहीं किया। वो जैसे रोज़ाना विरोध करते हैं उसी ढंग से अपना विरोध कर रहे थे। ना उन्होंने किसी के साथ कोई बदतमीजी करी। वहाँ अपने एसडीएम का जो बयान आया था, एसडीएम का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसको आपने देखा होगा कि किस तरह से एक अधिकारी जो है अपनी जिम्मेवारी को अच्छे ढंग से निभाने की बजाय अपने आप को बड़ा गुंडा और बदमाश समझता है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ सरकार को कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की अपनी मंशा ये है कि वो लोगों को आपस में लड़ाए। इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए वो इस तरह के छोटे हथकंडे अपनाने का काम करते हैं। लेकिन ये हमेशा जब कभी भी इन्होंने इस तरह की कोशिश करी, ये उस कोशिश में नाकाम रहे और जिनके साथ किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव इन्होंने कोशिश करी करने का, उसके लिए फिर इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। आज सरकार नाम की चीज़ थोड़ी है। सरकार तो होती तो फिर अधिकारी बेलगाम होकर इस तरह की भाषा नहीं बोलते। उसी अधिकारी को जिसको प्रमोशन दे करके इन्होंने चंडीगढ़ ले जाने का काम किया था, क्यों सस्पेंड किया? फिर क्यों पादरी हुए 1 मिनट में? क्यों सारी बातें माने? गलती थी, इसलिए मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूँ किसान नेताओं ने जहाँ इस बात के लिए डिमांड करी, वहाँ इस बात की डिमांड भी करनी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री के इशारे पे सारी चीज़ें हुई है, मुख्यमंत्री को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री को चिंता ना करो, जब भी समय आएगा लोग सबक सिखा देंगे, तसल्ली करा देंगे इसकी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर के जो है खुल करके सारे मामलों की चर्चा की। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।